नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें दिखाने वाले हैं। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और ब्रॉड ब्रेकिंग न्यूज जो सीधे युद्ध के मैदान से आ रही है। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान ने राजदूत को अपने वापस बुलाया है। पाकिस्तान सरकार के सभी तेहरान दौरे रद्द कर दिए गए हैं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद यह बड़ा फैसला पाकिस्तान द्वारा लिया गया है। बलूचिस्तान पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ और उसके बाद ये बड़े फैसले पाकिस्तान द्वारा लिए गए हैं। 2 दिन में ईरान ने 3 देशों पर मिसाइल हमले करके अरब से युद्ध घोष कर दिया है। 16 जनवरी को इराक और सीरिया के बाद ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। ईरान की रणनीति ऐसी है कि यमन से लेकर पाकिस्तान तक बारूदी लकीर खिंच चुकी है। ईरानी मिसाइल पावर से डरे अमेरिका ने सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने खाली करने शुरू कर दिए हैं। ईरानी मिसाइल और ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन अमेरिका और अरब में अमेरिकी हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। रूस और ईरान के गठबंधन से एक ऐसा सामरिक मोर्चा तैयार हो चुका है जो 3 महाद्वीपों पर एटमी खतरा बनकर मंडराने लगा है। ईरान ने शक्ति के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। अरब के महाबली ईरान ने दक्षिण पूर्व एशिया से पश्चिम एशिया तक विनाशक बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। दो दिन से लगातार ईरान की बारूदी बारिश जारी है। सोलह जनवरी को ईरान ने इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले किए। इराक के इरबिल में 10 ठिकाने और सीरिया अलेप्पो में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। अगले ही दिन यानी 17 जनवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले अमेरिका को सीधी चुनौती है। 17 जनवरी को ईरान की मिसाइलें गरजती हुई आसमान की ओर बढ़ी। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में दिन का उजाला ही फैला था और तभी जबरदस्त विस्फोट हुआ। बलूचिस्तान प्रांत में जबरदस्त धमाके से एक इमारत खाक हो गई। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इमारत में आग लग गई। ईरान ने यह हमला बलूचिस्तान से चलने वाले सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल पर किया। बलूचिस्तान में सक्रिय इस संगठन को ISIS का समर्थन प्राप्त है। जैश अल अदल ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियां चलाता है। सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का सुन्नी बहुल आबादी वाला प्रांत है। मिसाइल हमले के बाद ईरान ने कहा है कि आतंक का अंत करने के लिए मिसाइल हमले किए गए। ईरान ने पाकिस्तान पर यह मिसाइल हमला उस वक्त किया जब दावोस समिट में पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवार उल हक और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हाथ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में पाकिस्तान और ईरान की नौसेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। और दोस्ती के प्रदर्शन की इन्हीं तस्वीरों के बीच पाकिस्तान की जमीन पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान से पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती दी है। 16 जनवरी के सुबह ईरान ने इराक की इरबिल में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को तबाह कर दिया।
इसके साथ ही एरबिल से 15 किलोमीटर दूर अमेरिका के हरीर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए और एरबिल के अमेरिकी कॉन्सुलेट को तबाह कर दिया। ईरान ने अपनी मिसाइल और मसल पावर से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने 2022 में लॉन्च की गई अपनी खैबर शिकन यानी तुर्क भेदी मिसाइल से इराक और पाकिस्तान को टारगेट किया है। ईरान की खैबर शिकन एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 2020 में बननी शुरू हुई और 2022 से ईरानी फोर्सेस की सर्विस में है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक मार करने की है। इस मिसाइल का वजन 4.5 यानी 4.5 टन का है। खैबर शिकन की लंबाई 10.5 मीटर होती है। इस मिसाइल की वॉरहेड क्षमता यानी विस्फोटक ले जाने की क्षमता 500 किलोग्राम तक है। मिसाइल का इंजन सॉलिड फ्यूल से चलता है, यानी इसे लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है। इसकी खासियत यह है कि यह फ्लाइट मैन्यूवरिंग करती है, यानी हमले से बचने के लिए अपना रास्ता बदलकर टारगेट की तरफ जाने की क्षमता रखती है। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले करके ये साबित कर दिया है कि वो अरब की सुपर पावर है और उसकी मिसाइलों की रेंज में अमेरिकी ठिकाने हैं। IRGC खुलेआम कहता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस, तेल अवीव और सभी इजरायली बेस उसकी मिसाइलों की जद में है और सीरिया में उसने ये कर दिखाया। ये ईरानी मिसाइलों की ताकत का डर है कि अमेरिका ने सीरिया में अपने बेस खाली करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने सीरिया के कमिश्ली में हीमो सैन्य बेस से सैनिक हटा लिए हैं। यहां अमेरिका के 350 से ज्यादा सैनिक तैनात थे। यह अमेरिकी सेना के लिए अहम बेस था। यहां यूएस के सैनिक सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट के लड़ाकों को ट्रेनिंग देते थे। एशिया में बढ़ी बारूदी वर्षा से यह आशंका गहरा रही है कि अब अमेरिका और ईरान सीधी जंग के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को बारूदी चक्रव्यूह में घेर लिया है। गाजा से हमास सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। हूती ने लाल सागर का जलमार्ग इजराइल और अमेरिकी खेमे के लिए बंद कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान का रूस के साथ हुआ गठबंधन और रक्षा सौदा उसकी बढ़ती ताकत की वजह है। इसी ताकत के चलते ईरान ने अमेरिका से सीधी जंग छेड़ दी है। अकेले ईरान ने अपनी मिसाइल पावर के दम पर यमन, लाल सागर, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान तक बारूदी लकीर खींच दी है। ये सभी क्षेत्र ईरान की रणनीति से धधक रहे हैं और अमेरिका इस क्षेत्र में फंसता जा रहा है। ईरान की ये बारूदी यलगार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि गाजा के खान यूनुस इलाके में IDF ने स्ट्राइक की। इजराइल ने हमास के 12 ठिकाने ध्वस्त किए। स्ट्राइक में खान यूनुस के रिहायशी इलाके तबाह हुए हैं। पूरी रात खान यूनुस में बजा अलर्ट सायरन। खान यूनुस में रिहायशी इलाकों को तबाह किया गया।
सवाल यह है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तानी धरती को मिसाइल अटैक कर क्यों दहलाया? बलूचिस्तान जैश अल अदल के 2 बेस पर क्यों तबाह किए गए? ईरान और अल अदल के बीच दुश्मनी किस बात की है? रईसी की सेना इस आतंकी संगठन को क्यों मिटा देना चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर आज रात भी बहुत भारी गुजरने वाली है? क्या ईरान आज रात जैश अल अदल पर सबसे भीषण प्रहार करने जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब दे रही है हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक हो गई। आतंकिस्तान को किसी और ने नहीं बल्कि रईसी और उनकी सेना ने दहला दिया है। आसमान से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, एक के बाद एक ताबड़तोड़ विस्फोट हुआ और पाकिस्तान एक बार फिर दहल गया। पाकिस्तान पर पहले भारत फिर अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और अब ईरान ने हवाई हमला कर पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों का इलाज कर दिया। ईरानी फौज ने आसमान से विस्फोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किया। साथ ही जानकारी ये मिली कि बलूचिस्तान के कोह, सब्ज और पंजगुर में भीषण हमला हुआ। ईरान ने आतंकी संगठन जैश अल अदल के 2 बेस पर आक्रमण किया है। ये दोनों बेस बलूचिस्तान के कोह, सब्ज और पंजगुर में मौजूद हैं। जैश अल अदल पाकिस्तान में ISI और अल-कायदा समर्थित आतंकी संगठन है जो ईरान और उसकी सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है। जैश अल अदल वही संगठन है जिसने कुलभूषण जाधव का अपहरण कर उन्हें पाकिस्तानी सेना को सौंपा था। ईरान में होने वाले ज्यादातर हमलों के पीछे इसी संगठन का हाथ रहता है। इसीलिए ईरान ने इस बार पाकिस्तान की धरती पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से एक दिन पहले ही मुलाकात की है। इसी के बाद से ईरान ने पाकिस्तान पर बारूद की वर्षा कर दी। आतंक के खिलाफ ईरानी स्ट्राइक से पाकिस्तान भड़क तो गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान लाचार है। पाकिस्तान इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। उसके पास कोई चारा भी नहीं है क्योंकि ईरान ने यह हमला आतंक और आतंकियों के खिलाफ किया है। पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि वो ईरान जैसे ताकतवर इस्लामिक देश से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। ईरान ने पाकिस्तान में जिस आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हमला किया है वो क्या है? सबसे पहले इसे जानिए। अल अदल नाम का अर्थ होता है आर्मी ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ की फौज। 2012 से पहले इस आतंकी संगठन का नाम था जुंदल्लाह। ये आतंकी संगठन 2002 में वजूद में आया था। तब इसका सरगना था अब्दुल मलिक रिंगी। 2010 में ईरानी सेना ने अब्दुल मलिक की हत्या कर दी। इसके बाद अब्दुल्ला से ये कई आतंकी गुट बन गए। 2012 में इसी आतंकी संगठन में से जैश अल अदल बना। ये एक सुन्नी आतंकी संगठन है। जैश अल अदल अल-कायदा से संबंध रखता है। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इसके बेस हैं। इसके लड़ाके इन्हीं तीनों देशों में सक्रिय भी हैं। फिलहाल इस वक्त जैश अल अदल का सरगना है सलाउद्दीन फारूकी। अस्तित्व में आने के साथ ही जैश अल अदल के आतंकी ईरान में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जैश अल अदल सुन्नी आतंकी संगठन है जबकि ईरान शिया बहुल देश है। इसीलिए जैश अल अदल के आतंकी न सिर्फ ईरानी सेना को निशाना बनाते रहे हैं बल्कि ईरान के शिया लोगों पर भी हमले करते रहे हैं। 2012 के बाद इनके हमलों में बहुत तेजी आई है। अक्टूबर 2013, नवंबर 2013, फरवरी 2019, अक्टूबर 2019, जनवरी 2020 और दिसंबर 2022 में जैश अल अदल के आतंकी ईरान में बड़े हमलों को अंजाम दे चुके हैं। ज्यादातर हमले ईरानी सेना पर हुए जिसमें ईरान को कई सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा।
3 जनवरी 2024 की तारीख को ईरान के करमन में कासिम सुलेमानी की बरसी मनाई जा रही थी। इसी दौरान एक के बाद एक 2 धमाके हुए थे। करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। 280 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ईरान ने इस ब्लास्ट की जांच की तो इसमें जैश अल अदल के आतंकियों का हाथ सामने आया। इसी बात से क्रोधित रईसी ने पाकिस्तान में अल अदल के बेस को मिटा देने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद पाकिस्तान की धरती किस तरह दहल उठी उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में ईरान का ऑपरेशन अल अदल पूरा हो गया है या ये शुरुआत भर है? क्या अभी ईरान का मिशन पूरा नहीं हुआ है? अगर नहीं तो क्या आधी रात पाकिस्तान में फिर से बारूदी कोहराम मचने जा रहा है? क्या इस बार इससे भी बड़ी एयर स्ट्राइक होने जा रही है? क्या ये ऐसा हमला होगा जो जैश अल अदल का वजूद मिटा देगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बहुत ब्रेकिंग न्यूज ये कि हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला किया। आर्टिलरी के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए हैं। दक्षिणी लेबनान के वादी सलूकी इलाके पर अटैक किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर को सुरक्षित बनाने के लिए यमन पर हमला किया था, लेकिन हूती शांत होने की बजाय और हमलावर हो गया। लाल सागर में लगातार 3 जहाजों को निशाना बनाया गया है। इसके बाद एक बार फिर अमेरिका ने यमन पर बम बरसाया है, लेकिन तनाव के इस माहौल में दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। कई कंपनियों ने लाल सागर से दूरी बना ली है और दुनिया में जरूरी चीजों की किल्लत होने के साथ ही महंगाई का बढ़ना तय हो गया है। हूती ने अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। कभी यमन से गरजती हुई मिसाइल लाल सागर में आती है तो कभी अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट यमन की तरफ कूच करते हैं। बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रेस शुरू हो गई है। मंगलवार को भी दोनों तरफ से हमले हुए। लाल सागर की तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन के बॉम्बर यमन में दाखिल हुए और हूती के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती एंटीशिप मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। 4 मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार कर ली गई थी। तभी अमेरिका ब्रिटेन का यमन पर हमला हुआ। 4 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स के पास मिसाइलों की लॉन्च साइट की परफेक्ट लोकेशन थी, इसलिए मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही नष्ट कर दी गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने अल बायदा प्रांत पर हमला किया। इसके अंसार अल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी की गई। अमेरिका और ब्रिटेन के एयर स्ट्राइक के बाद सोमवार से हूती ने अमेरिकी जहाजों को लाल सागर में टारगेट करना शुरू किया था। हूती लगातार मिसाइलों से हमले कर रहा है। सोमवार से मंगलवार तक हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका और ब्रिटेन को एक बार फिर हवाई हमले के लिए मजबूर होना पड़ा। हूती का लेटेस्ट अटैक मंगलवार को हुआ। माल्टा का झंडा लगा ग्रीस का एक कार्गो शिप लाल सागर में स्वेज नहर की तरफ जा रहा था। जहाज
जहाज यूरोप की तरफ जा रहा था। अचानक मिसाइल हमले के बाद जहाज को नजदीकी बंदरगाह की तरफ ले जाया गया। हमला लाल सागर में सलीफ के करीब किया गया। इससे पहले सोमवार को भी 2 हमले हुए थे। हूती ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमले की कोशिश की है। अदन की खाड़ी के पास एक अमेरिकी कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इसके बाद ही अमेरिका और ब्रिटिश फोर्स को यमन में 5वीं बार बमबारी करनी पड़ी। हूती की कमर तोड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई पर भी अमेरिका की नजर है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक नेवी ने हूती विद्रोहियों के लिए भेजे जा रहे ईरानी हथियारों को सीज किया है। हूती को भेजे जा रहे सभी आधुनिक पारंपरिक हथियार हैं। कमांड के मुताबिक 11 जनवरी की रात जब नेवी की टीम फ्लैग वेरिफिकेशन कर रही थी, तब ईरान से गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे घातक हथियारों को सीज किया गया। सीज किए गए सामान में हूती की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए प्रोपल्शन, गाइडेंस और वॉरहेड, साथ ही एयर डिफेंस से जुड़े पार्ट्स भी शामिल थे। लाल सागर में तनाव के बीच अब कई कंपनियां अपना रूट बदल रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी शेल ने यमन के रूट से कारोबार बंद कर दिया है। कतर ने एलएनजी शिपमेंट की सप्लाई रोक दी है। इससे पूरी दुनिया में प्राकृतिक गैस की कमी होने का डर जताया जा रहा है। यूरोप में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हूती के लगातार हमलों से इतना तो साबित हो गया है कि अमेरिका को लाल सागर में लंबा युद्ध लड़ना पड़ सकता है। खासतौर से ईरान के खुलकर सामने आने के बाद चुनौती और बढ़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन फिलहाल हूती के हथियारों को खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन ईरान से लगातार हथियारों की सप्लाई भी जारी है। ब्रिटिश आर्मी और अमेरिका अब हूती के खिलाफ नया एक्शन प्लान बनाने में जुट गए हैं, जिसके तहत अब हूती के ठिकानों को नष्ट करने का प्लान है, ताकि हूती जिन जगहों पर वर्षों से बेस बनाकर बैठा है उसे तहस नहस किया जा सके। दूसरी तरफ कारोबार समुद्र में वैकल्पिक रूट्स की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन इससे दुनिया को भारी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी लाल सागर के हालात पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने कहा है कि मध्य पूर्व में मौजूद अस्थिरता जल्द ही पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अमेरिका यमन में भले ही हमले कर रहा है, लेकिन सीरिया और इराक में हो रहे अमेरिकी बेस पर हमले का असर नजर आने लगा है। अमेरिका उत्तर पूर्वी सीरियाई शहर अल कमिशली में हवाई अड्डे के पास मौजूद हेमो सैन्य अड्डे को खाली कर रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने इस बेस पर कई बार पहले भी हमला किया है। हेमो बेस पर अमेरिका के करीब 350 सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका इसे एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जहां सीरिया की सेना को ट्रेंड किया जाता है। हूती ने वीडियो के जरिए अमेरिका को फिर धमकी दी है। वीडियो में अमेरिकी झंडे वाले कई ताबूत समुद्र में तैरते नजर आ रहे हैं। जले हुए जहाज दिख रहे हैं। हूती ने धमकी दी है कि अमेरिका ब्रिटेन के जिन युद्धपोतों से यमन पर हमला हुआ, उनका यही हश्र होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर है कि गाजा में हमास कमांडर की कार पर अटैक हुआ। ड्रोन हमले में हमास के कमांडर की मौत हो गई। आईडीएफ और शिन बेट का जॉइंट ऑपरेशन था ये, ऐसी जानकारी मिल रही है। मौजूदा वक्त में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है। हर कोई अपने दुश्मन के खिलाफ विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, भीषण नरसंहार कर रहा है। और जानते हैं 2024 में यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा भय बन चुका है
क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर महासंग्राम छिड़ा तो एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या युद्ध विराम की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है? क्या धरती पर मौजूद 13,000 परमाणु बम एक्टिव हो चुके हैं? और क्या इसी एटमी कोहराम से दुनिया भस्म होगी? आप भी देखिए। कहीं आसमान से एयर स्ट्राइक तो कहीं जमीन पर आर पार की बारूदी फाइट। कहीं सैन्य ठिकानों पर हमला तो कहीं मिसाइलों के प्रचंड प्रहार से वॉर जोन दहला। कहीं टैंक तबाह हुए तो कहीं कामिकाज़े ड्रोन्स तहस नहस किए गए। कहीं लड़ाकू विमानों ने कहर बरपाया तो कहीं परमाणु बम वर्षकों की एंट्री से एयर डिफेंस जोन थर्राया। रूस यूक्रेन जंग खत्म हुई नहीं, उससे पहले गाजा में बारूदी कोहराम शुरू हो गया। मगर अब तक दुनिया के करीब आधा दर्जन फ्रंट पर एक साथ बारूदी आगाज हो चुका है। विस्फोटक हथियारों से प्रहार शुरू हो चुका है। बीते 48 घंटों में धरती के अलग अलग कोने पर कई सारे मुल्क आपस में भिड़े। किसी ने अपने दुश्मन पर मिसाइलों से हमला बोला तो किसी ने विस्फोटक रॉकेट से अटैक किया तो किसी मुल्क ने अपने शत्रु पर लड़ाकू विमानों से धावा बोला। हर किसी का सिर्फ एक मकसद था, अपने शत्रु का संपूर्ण विनाश। मगर डर इस बात का है कि जिस तरह दुनिया के अलग अलग फ्रंट पर युद्ध का आगाज हुआ है, उसके चलते तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और जानते हैं, इसकी चपेट में कोई रीजन या फिर इलाका नहीं, बल्कि दुनिया का आधा हिस्सा आ रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। वर्ल्ड वॉर 3 का पहला सेंटर। बीते 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। उसके चपेट में अब यूरोप के कई देशों के आने की संभावना प्रबल हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 3 का दूसरा सेंटर। वहीं 2 महीने पहले गाजा में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग का असर अब वेस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है, जिसमें लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, मिस्र और जॉर्डन जैसे मुल्क शामिल हैं। वर्ल्ड वॉर 3 का तीसरा सेंटर, तीसरा वॉर फ्रंट रेड सी में बना है, जहां हूती लड़ाके अमेरिकी अलायंस से भिड़ रहे हैं। इस जंग के चलते अरब वर्ल्ड यानी सऊदी, यूएई, यमन जैसे देशों की चपेट में आने की आशंका है। वर्ल्ड वॉर 3 का चौथा सेंटर। सबसे ताजा और नया वॉर फ्रंट ईरान और अमेरिका के बीच दक्षिणी पूर्वी और वेस्ट एशिया में खुला है, जिसमें ईरानी सेना इराक, सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस और पाकिस्तान के इलाकों में बमबारी कर रही है। वर्ल्ड वॉर 3 का 5वां सेंटर। सबसे आखिरी और 5वां फ्रंट चीन और ताइवान का है, जिसकी चपेट में पूरे पैसिफिक रीजन की आने की संभावना है, यानी कोरियाई पेनिनसुला से लेकर फिलीपींस तक का इलाका। यानी जिस बात का डर था, अब वही होने की आशंका बढ़ती जा रही है। जिस तबाही से दुनिया के मुल्क अब तक बचते आ रहे थे, 77 साल बाद उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक तबाही दस्तक दे चुकी है। क्योंकि इसी तरह अगर जंग का विस्तार होता गया,
इसी तरह हर नए दिन कोई मुल्क अपने विध्वंसक हथियारों के साथ वॉर जोन में उतरता गया तो यकीनन जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज जाएगा। और मुमकिन है इस बार थर्ड वर्ल्ड वॉर में एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल हो। आपको बता दें कि हालात ठीक वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने थे। और सबसे अहम ये कि भले ही युद्ध का एपिसेंटर दुनिया के अलग अलग कोनों में हो, लेकिन हर जंग में दो किरदार ऐसे हैं जो कहीं सीधे युद्ध लड़ रहे हैं तो कहीं उनकी जंग में दखलंदाजी है। और वो दो किरदार हैं महाबली रूस और सुपर पावर अमेरिका। जी हां, यूरोप, यूक्रेन, ताइवान, जापान और इजराइल के साथ अमेरिका है, तो वहीं चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया को रूस का खुला समर्थन है। और सबसे अहम ये कि इस वक्त जो मुल्क जंग में खुद को आजमा रहे हैं उनमें से ज्यादातर मुल्क एटमी हथियारों से लैस हैं। ऐसे में अगर ये मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स के साथ युद्ध में कूद गए तो यकीन मानिए करीब करीब दुनिया का 75% हिस्सा कब्रिस्तान बन जाएगा। इंसानियत पर खतरा मंडराने लगेगा। जानते हैं क्यों? दरअसल मौजूदा वक्त में दुनिया के तमाम मुल्कों के पास 13,000 से ज्यादा एटम बम है। जी हां, न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाली एजेंसी सिप्री के मुताबिक रूस 5,977, अमेरिका 5,428, चीन 350, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 160, पाकिस्तान 165, इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 20। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 13,000 एटम बम अलग अलग कोने में एक्टिव है जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ एक चिंगारी की। और उस चिंगारी को सुलगाने का काम अगर किसी ने भी किया तो फिर अंजाम दुनिया की तबाही पर ही जाकर खत्म होगा। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि रूस, अमेरिका, चीन या फिर नेटो, हर कोई ये आशंका जता चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध 2024 में ही होगा। मगर ये एटम बम से लड़ा जाएगा, क्या इसमें न्यूक्लियर विनाशकों का इस्तेमाल होगा? फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर हालात ये संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह हर कोई अपने दुश्मन का वजूद मिटाने के लिए आमादा है, उससे साफ है कि जल्द ही बम, गोला बारूद की जगह परमाणु हथियार वॉर जोन में खलबली मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार यह साफ कह दिया है कि काउंटर ऑफेंसिव में हारने के बाद भी यूक्रेन युद्ध लड़ता रहा तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के अस्तित्व पर संकट बढ़ता जा रहा है। हथियार और सेना दोनों खत्म हो रहे हैं। नेटो प्रमुख ने भी कहा है कि रूस को कमतर आंकना बुद्धिमानी नहीं होगी। सभी हालात यूक्रेन के खिलाफ खड़े हैं और मददगार देशों से सहायता भी नहीं पहुंच रही। देखिए यूक्रेन कैसे धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के कुछ ही दिन बाद व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया था कि या तो रूस युद्ध जीतेगा या फिर यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी हो गई है। यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई 40% से ज्यादा घट चुकी है। नेटो पुतिन से सीधा टकराव नहीं चाहता है। यूक्रेन को मदद जारी रही तो ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी दे रहे हैं। रोजाना यूक्रेन की जमीन पर रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रूस के पास यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए अगले 2 साल तक के हथियारों का बंदोबस्त है और यूक्रेन के मददगार भी 2 साल तक यूक्रेन के साथ नहीं खड़े रहेंगे। В руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления. युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार चाहिए और अब एक एक कर यूक्रेन के मददगार युद्ध से हाथ खींच रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व नेवी प्रमुख ने कहा है कि दुनिया सबसे खतरनाक दौर में है। ब्रिटेन कभी ना खत्म होने वाले युद्ध में फंस सकता है। या तो रणनीतियां बदलनी होगी या फिर रक्षा बजट बढ़ाना होगा। ब्रिटेन के पूर्व नेवी प्रमुख का इशारा साफ है कि अगर यूक्रेन को मदद जारी रही तो ब्रिटेन का युद्ध में उलझना तय है। यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार संगठन नेटो ने भी रूस की ताकत का लोहा माना है। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन के लिए बहुत कठिन हालात हैं। रूस को कमतर आंकना बुद्धिमानी नहीं होगी। यूक्रेन को मदद के नाम पर छोटे छोटे हथियार पैकेज मिल रहे हैं। सत्रह जनवरी को फ्रांस ने यूक्रेन को 40 स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने का ऐलान किया है। लेकिन इतने हथियारों से एक हफ्ते भी जंग लड़ना मुश्किल है। मुश्किल यह भी है कि यूक्रेन के पास हथियार चलाने वाले हाथ नहीं हैं। इसीलिए अब यूक्रेन साथी देशों से उसके नागरिकों को डिपोर्ट करने की बात कर रहा है और उसके साथी देश इस पर विचार भी कर रहे हैं। यूक्रेन की हालत खराब हो चुकी है और मदद के नाम पर सिर्फ चर्चा हो रही है। अगर यूक्रेन को मदद जारी रही तो मददगारों पर रूस हमला करेगा और मदद नहीं मिली तो यूक्रेन की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर गाजा के भविष्य पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा है। अरब देशों ने युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद नेतन्याहू ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। उस कॉरिडोर पर जो गाजा और मिस्र को जोड़ता है। इजराइल के इस प्लान से मिस्र भड़क गया है, लेकिन IDF अपने प्लान से पीछे नहीं हटने वाला है। तो क्या गाजा युद्ध की आग मिस्र तक पहुंचने वाली है? गाजा युद्ध की वो आग है जो तेजी से कई देशों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। इस युद्ध में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कई देशों की एंट्री हो चुकी है। जंग की ये आग इजराइल और गाजा के पड़ोसी मिस्र को भी अपनी जद में ले सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्लान बनाया है, उनकी जो मंशा है, उससे मिस्र में भी विनाश की ज्वाला धधक सकती है। इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहता है। नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान कर दिया है। यही वो ऐलान है जिसकी वजह से मिस्र में युद्ध का तूफान आ सकता है।
एक तरफ गाजा और दूसरी तरफ मिस्र, और इसके बीच में है 14 किलोमीटर लंबा गाजा मिस्र कॉरिडोर, जिसे दुनिया फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से भी जानती है। दक्षिणी गाजा से हमास को खत्म करने के लिए इजराइल इस कॉरिडोर को बंद करना चाहता है। आईडीएफ का मानना है कि इसी रूट से हमास के लड़ाकों को गुप्त रूप से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। शक यह भी है कि अगर ये कॉरिडोर बंद नहीं किया गया तो हमास के लीडर और उसके लड़ाके यहां से भागकर मिस्र में छिप जाएंगे। यही वजह है कि नेतन्याहू ने इसे बंद करने की घोषणा की है। इजराइल के इस प्लान से मिस्र भड़क गया है। मिस्र ने नेतन्याहू के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए ऐलान कर दिया है कि अगर फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा किया गया तो ये इजराइल और मिस्र के बीच हुए समझौते का उल्लंघन होगा। कॉरिडोर को लेकर हो रहे इस टकराव के बीच इजराइल ने बमबारी तेज कर दी है। दक्षिणी गाजा से लेकर राफा बॉर्डर तक हमले तेज हो गए हैं। इजराइल की भीषण बमबारी से ऐसा लग रहा है जैसे इजरायली फौज अब फिलाडेल्फी कॉरिडोर तक पहुंचना चाहती है। उधर अरब देशों ने युद्ध के बाद गाजा का पुनर्निर्माण करने से साफ मना कर दिया है। ऐसे हालात में नेतन्याहू ने बहुत ही खतरनाक ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध 2025 तक जारी रह सकता है। अगर नेतन्याहू का ये ऐलान सच साबित हुआ, अगर युद्ध 2025 तक चला तो हमास के साथ साथ पूरे गाजा का वजूद मिटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पुतिन से दोस्ती के बाद किम जोंग का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। लगातार हथियारों के प्रदर्शन के बाद अब किम ने साउथ कोरिया को जंग की धमकी दी है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास करके किम को चुनौती दी है। किम जोंग फिर बेहद गुस्से में है। माना जा रहा है कि मॉस्को से सिग्नल मिलते ही नॉर्थ कोरिया युद्ध का ऐलान कर देगा। किम जोंग को अब सिर्फ मिसाइलों की ताकत का गुमान नहीं है। किम जोंग अब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। किम के सिर साउथ कोरिया को जीत लेने का जुनून सवार होता जा रहा है, क्योंकि किम अब अकेला नहीं है। साउथ कोरिया के साथ अगर अमेरिका और जापान जैसे देश हैं, तो किम जोंग भी अब पुतिन और जिनपिंग का चहेता बन चुका है। नॉर्थ कोरिया की विदेश मंत्री चोई सोन हुई मंगलवार को रूस पहुंची। अब मॉस्को में किम के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि किम की दूत ने पुतिन से मुलाकात की। नॉर्थ कोरिया की विदेश मंत्री चोई सोन ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी अलग से मुलाकात की थी। रूस में दोनों देशों के बीच नई डील चल रही थी, तो इधर किम जोंग युद्ध की धमकी दे रहा था। किम जोंग अब दक्षिण कोरिया को अलग देश नहीं मानेगा। नॉर्थ कोरिया में इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन लाया जा सकता है। किम ने कहा कि साउथ कोरिया 1 इंच जमीन भी लेता है तो इसे युद्ध के लिए उकसाना माना जाएगा। यानी तानाशाह के हुक्म पर अब नॉर्थ कोरिया में ऐसा कानून बनेगा जिसमें साउथ कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जा सकता है। अलग देश के तौर पर साउथ कोरिया से सभी रिश्ते खत्म कर लिए जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और साउथ कोरिया ने किम जोंग के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की धमकी को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने संयुक्त नौसेना अभ्यास किया। यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास किया गया। अमेरिका ने यहां अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजा था। दक्षिण कोरिया के मुताबिक 3 दिनों तक चले इस अभ्यास में 9 युद्धपोत शामिल थे। माना जा रहा है कि किम जोंग साउथ कोरिया को इसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि रूस से बातचीत करने के बाद किम साउथ कोरिया पर हमला भी कर सकता है।
वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन अमेरिका को फिलहाल युद्ध के कई मोर्चे पर उलझाने की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लाल सागर में अमेरिका अब सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो चुका है, तो वहीं इजराइल के खिलाफ भी हिजबुल्लाह के हमले बढ़ सकते हैं। इसी दौर में दक्षिण कोरिया में जंग भड़कना अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। आर्कटिक ब्लास्ट के बाद अमेरिका में मौसम कोहराम मचा रहा है। पारा माइनस के पार जा चुका है और तापमान गिरने के साथ ही आए बर्फीले तूफान ने अमेरिकी राज्यों में सनसनी मचा दी है। सब कुछ ठप हो चुका है। लाखों लोग बर्फीले सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। आखिर कैसा है अमेरिका में स्नो विस्फोट? देखिए खुद खून जमा देने वाली ये रिपोर्ट। तेज हवाओं के साथ उठा बर्फीला तूफान दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को सरेंडर करा चुका है। बर्फ की सुनामी ने यूएस स्टेट में सनसनी मचा दी है और बर्फ की मोटी चादर में दफन ये इलाका खौफ की कहानी बयां कर रहा है। ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली है, क्योंकि प्रचंड बर्फबारी के बीच चलती तेज हवाएं सब कुछ तबाह करने को आमादा लग रही हैं। सड़कों पर यातायात ठप है, गाड़ियां बर्फ में फंसी दिखाई दे रही हैं। रिहायशी इलाके भी भीषण बर्फबारी की चपेट में हैं। दरअसल इस वक्त अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है और जानते हैं इसकी वजह क्या है? आर्कटिक ब्लास्ट की, जिसके आगे सुपर पावर ने भी सरेंडर कर दिया है। यकीन मानिए, अमेरिकी शहरों राज्यों पर स्नो बॉम्ब का ऐसा विस्फोट हुआ जिसके चलते अमेरिका प्राकृतिक आपदा के आगे हथियार डाल चुका है। भीषण बर्फीले तूफान की वजह से न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एजेंसियों को तत्काल मदद मुहैया कराने का आदेश दिया है। अमेरिका में इन दिनों भारी बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ के बवंडर ने पूरे अमेरिका के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मसलन पिछले एक हफ्ते में 21 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी है। बर्फबारी के चलते 82 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। बर्फीले तूफान से करीब 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 4700 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। 2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई ठप है। मौजूदा वक्त में अमेरिका का लगभग हर इलाका बर्फिस्तान बना हुआ है। वहीं अमेरिकी मौसम विभाग की माने तो बर्फबारी के चलते पारा -45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।